वालेकुम। मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक करंट अफेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कुछ दीगर इश्यूज़ हैं कि जिसमें फैसल वाडा का कैबिनेट में के हमारे जो हमारी प्लानिंग हो रही है, जो हमने अचीव किया उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा मीडिया पे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स कीजिएगा। सबसे पहले सलमान रफ़ीक साहब का आज इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि जी मैं कुरान पाक को पढ़ता हूँ और बड़ी नमाज़ें पढ़ता हूँ, शुक्र खुदा का अदा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, और शाहिद खान अब्बासी भी उसी बारे के हमारा मौक़िफ़ जो है वो सही साबित हो गया सारा कुछ। तो मुख्तसर ये कि मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है वो ये फ़ैसला नहीं आया कि साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक साहब जो हैं ये बेगुनाह हैं। उसका ये फ़ैसला है कि हिरासत में रखा गया, और हिरासत में रखने के लिए जो कुछ इस्तेमाल जो कि एविडेंस चाहिए था वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, तो वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ये ज़्यादा टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उन्होंने कहा। केस अभी अदालत में चल रहा है और उसमें इनके खिलाफ गवाह भी पेश हो गए हैं, और जो पटवारी था, जो तहसीलदार था और जो इनको वादा माफ गवाह था, उन्होंने सारी अपनी स्टेटमेंट भी दे दी है। ये था इनकी ज़मानत का, कि इनकी जो बेल हुई थी उसके ऊपर यह फैसला था। ये नहीं था कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ शाहिद खान अब्बासी, साद रफ़ीक और उनसे कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ। 5 जजेस थे उन्होंने, तो क्या वो 5 जजेस जो थे वो बुग़्ज़ से भरे हुए थे बकौल आप लोगों के? वो फैसले गलत थे? और इन्हीं इसमें ये गुलजार साहब जो हैं और दूसरे जो हैं यही उसमें उनके बेंच का हिस्सा थे। उस वक्त जो था ये बुग़्ज़ से भरे हुए थे, और आज आपके हक़ में फ़ैसला आ गया तो ये वो हो गए, बड़े ईमानदार हो गए और बड़े ये तारीख़ी फ़ैसला हो गया। और उन्होंने, आपने ये बात नोट की कि उन्होंने ये और बात की थी अपने इसमें जो इनका जो उसकी तफसीली फ़ैसला था, उसमें उन्होंने कहा कि 20 साल से ये जो है नायब जो है ये वो कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत तो सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं, और जो पिछले 18 साल थे वो किसके खाते में जाएंगे? नवाज शरीफ के, जरदारी के, या इमरान खान के खाते में जाएंगे? और इसको जो नैब का चेयरमैन था किसने बनाया? नैब का जो था इदारा किसने बनाया? जरदारी के दौर में से क्यों नहीं ख़त्म किया गया? दूसरे तक ये बात बड़ी डिस्कस हो चुकी है सारा कुछ, आप इसे क्यों नहीं ख़त्म करते रहे? ठीक है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए कि उसने इंतकामी कार्रवाई क्यों की। लेकिन इससे पहले हम ये कहते हैं कि ये भी होना चाहिए कि नैब ने 2008 से लेके 2018 तक नैब ने जो उसके पास केस थे उसके भी फैसले क्यों नहीं किए? नैब ने हुदैबिया पेपर मिल की जो थी वो उस पर अपील क्यों नहीं की, जिसकी वजह से काजी फाइज ईसा साहब को ये बात करने का मौका मिला कि उसको केस को डिसमिस कर दिया गया, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग की माँ थी हुदैबिया पेपर मिल। तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि उसने अपील क्यों नहीं की। क्या वो नवाज शरीफ के कहने पे नहीं की? जरदारी के कहने पे नहीं की? किसके कहने पे नहीं की? अगर आज इमरान खान के कहने के ऊपर नैब जो है वो गिरफ्तारियां कर रहा है, तो उस टाइम अगर केस नहीं बन रहे थे और नहीं चल रहे थे तो इसका मतलब है कि जरदारी और नवाज शरीफ के कहने पे नहीं चल रहे थे, उतने ही मुजरिम वो हैं। बल्कि आपके ऊपर तो ज़्यादा शक जाता है, क्योंकि नैब का चेयरमैन ही आपने लगवाया था, खुर्शीद शाह और उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, आपने मिलकर लगाया था। शाहिद खान अब्बासी साहब आपने मिलकर लगाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पे तो ज़्यादा शक जाता है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, और दूसरी बात ये कि जो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उसको डिले कर रहा है ताकि आपको इनोसेंट होने का मौका मिल जाए। ज़्यादा शक तो आप पे जाना चाहिए, और 20 साल का जो हिसाब है वो आपको देना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज आरिफ निज़ामी साहब को एक इंटरव्यू में कहा कि जी हमारा तो बिजनेस ही ठप हो गया। भाई आप बिजनेस क्यों कर रहे थे? आप तो पॉलिटिशियन हैं, आप तो मिल के वजीर आजम रहे और आप बिजनेसमैन भी हैं। एयर ब्लू काम कर रही है और पीआईए घाटे में जा रही है। आप सही बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप उसका नाम क्या कहेंगे जी कि हमारे जो वो हैं इन्होंने साथ से जो मुंजमद कर दी है। आप मुझे ये बताएं कि अब एक और इन्होंने बात की कि जी जो हमारे एनएलजी केस है उसके ऊपर मैं आपको कहता हूँ मेरे खिलाफ एक्शन ले, ये करें वो करें, और इनको ये पता है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता। सर ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं
ये हमारे दूसरे लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसकी मेन वजह ये है कि दूसरी जो पार्टी है वो है कतर की गवर्नमेंट। कतर का वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसकी कंपनी जो है, उनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो बचेंगे तो ये भी बचेगा। इसलिए ये ज़्यादा अकड़ रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी करनी है तो करो। इनको पता है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी, दूसरे मुल्क की हुकूमत है। ये इतने सियाणे हैं। अदरवाइज इन्होंने बड़े खाचे लगाए हुए हैं, इन्होंने बड़ी उसका नाम क्या इरेगुलरिटी की हुई है हर हिसाब में इन्होंने। अब आप देख लें कि इनका, आप कहते हैं जी आइन में ये लिखा हुआ है कि आइन में जो लोग हैं, ये जो एडवाइज़र हैं, ये इतने होंगे, इतने होंगे, इतने होंगे। सर जी, आइन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो पूरे का पूरा करो। ये नहीं हो सकता कि ये शिक उठा लो, ये शिक उठा लो, ये शिक उठा लो। ये अगर आइन है ना तो इसको पूरे का पूरा इम्प्लीमेंट करें, ए से लेके जेड तक। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपके जो वो थे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब, उन्होंने इसी आइन के तहत ओथ लिया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके तहत उन्होंने ओथ लिया था। और उन ओथ का एक वर्ड ये भी होता था कि मैं अपनी ज़ात से बढ़कर मुल्क के लिए ये काम करूँगा, अपनी ज़ात में मैं मुल्क को कभी भी नहीं लेकर आऊँगा जो मेरा ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आप मुझे या ना पार्टी का इंटरेस्ट होगा। और वो थे स्पीकर कौमी असम्बली। आप मुझे ये बताएं कि जब स्पीकर कौमी असम्बली थे, उनके पास दो रेफरेंस गए थे, नवाज शरीफ का और इमरान खान का। उन्होंने इमरान खान का रेफरेंस भेज दिया, नवाज शरीफ का क्यों रखा? जबकि सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होते हैं और इमरान खान वहाँ से बरी होते हैं। तो फिर ये भी हुक्म माने नवाज का सुप्रीम कोर्ट का कि इमरान खान को उन्होंने सादिक और अमीन करार दिया और आपके जो लीडर हैं उनको उन्होंने चोर करार दिया और झूठा करार दिया। माने आप कहें कि मेरा लीडर जो है वो झूठा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप नहीं मानेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, बल्कि आपने भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने भी वज़ीर आज़म का ओथ लिया हुआ था और इसी आइन के तहत आपने ओथ लिया था। और इसी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था कि वो झूठा था। क्योंकि जो सरबराह ममलिकत होता है वो एक एक चीज़ जो होती है, अगर एक आम आदमी 100 झूठ बोले वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक सरबराह ममलिकत जो कि आइन का और कानून का पासदार होता है, अगर वो एक झूठ भी बोले तो वो उसके 10-100 झूठों से ज़्यादा उसका नाम क्या खतरनाक होता है, उसकी ज़्यादा उसका नाम क्या पकड़ होती है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। वो कानून का, उसको कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। जब वही कानून तोड़ेगा तो हम लोग तो कानून तोड़ेंगे। तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आपने सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के फैसले को डिनाई करते गए और आपने कहा कि नवाज शरीफ मेरा प्राइम मिनिस्टर है। आप उस जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाते गए। आज आपके हक में सिर्फ जमानत का फैसला आया है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो हक और सच की फतह है। तो उस वक्त भी हक और सच की फतह थी ना। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ जो था वो डिस्क्वालीफाई सही हुआ था, वो झूठा था। और जो अदालत ने नीचे सजा दी, वाकई वो मुजरिम था। और उनकी जो बेटी थी कैलबरी फोन में और दूसरे ट्रस्ट डीड में, वाकई ही उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स दिए थे और झूठ बोल रहे थे। आप ये मुझे बताएं कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क की अदालतों ने एक आदमी को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया हो, वो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाके उससे दूसरी कंट्री में मुलाकात करे। आप मुझे ये बताएं कि उस कंट्री में क्या होगा, उसका क्या अंजाम होता। यकीन करें कि लोग उसी वक्त रिजाइन ले लेते और वो मुंह छुपाता फिरता। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपके जहाज़ में इसहाक डार जो है वो मुल्क से फरार हुआ। आप वहाँ जाके उसका नाम क्या, उसको मिलते रहे। आप नवाज शरीफ के बेटों से आप वहाँ पर मिलते रहे। पाकिस्तान की अदालतों ने उसे इश्तिहारी करार दिया उन लोगों को। वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान में? आप बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान में? अगर वो मुजरिम, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, इसका मतलब है कि मुजरिम है, वो मुलजिम है, वो करप्ट है। उन्होंने पाकिस्तान का जो माल जो है वो चोरी किया है, लोगों के टैक्स के पैसे चोरी किए, इसलिए वो वहाँ के छुपे बैठे हुए हैं। आप हैं, सादर रफीक है, दूसरे हैं, ये सारे अगर हैं तो अगर आप कहते हैं कि हम फेस कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं फेस कर रहे? इसका मतलब वो गिल्टी हैं। क्यों नहीं आ रहे वो लोग? उसका एफिडेविट मौजूद है। आप कहते हैं एफिडेविट ज़बरदस्ती लिखवाया गया था। चलें, ज़बरदस्ती लिखवाया गया था, मैं एक बात करता हूँ, लेकिन जो एफिडेविट में जो उन्होंने बयान दिए हैं और जो वहाँ पर चेक लगे हैं, सारा कुछ क्या क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर एक गवाह मुनहरिफ हो जाता है, मिसाल के तौर पर एक कत्ल का कोई केस है, उसके ऊपर एक गवाह मुनहरिफ हो जाता है कि जी मैंने ये जो स्टेटमेंट दी थी वो गलत दी थी, मुझे दबाव डाला गया था,
क्या उस स्टेटमेंट को देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा कि एक वाइट गाड़ी आई, उसमें से वाइट गाड़ी में से लोग निकले, उन्होंने फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद वो आदमी कत्ल हो गया। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल के, वो ये टाइम था, इतने लोग थे। अगर ये देखें उसके बयान की रोशनी में देखा जाए कि वाइट गाड़ी आई थी, उसमें से लोग निकले, जितने उसने बताए उतने लोग निकले, उस टाइम पे फायरिंग हुई, सारा कुछ हुआ, ये सारा कुछ जब उससे मैच करता है तो क्या आप उसको झूठा करार देंगे, या उसको ये कहेंगे या तो बिका हुआ है या डरा हुआ है? तो सर अगर उसका नाम क्या, जो आइन है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो पूरे का पूरा करो, और अगर सुप्रीम कोर्ट के सबके फैसले मानने हैं तो पूरे के पूरे मानो। ये नहीं कि जमानत के फैसले आपने मान लिया तो फतह होगी सच और हक की। अब मुझे ये बताएं, काजी फाइज ईसा का जो केस है, इसमें 7 जजेस ने यह लिखा है कि एफबीआर के पास केस जाएगा, और 3 जजेस ने उसके अगेंस्ट ये बात की है। आप मुझे ये बताएं कि जो 7 जजेस हैं उन्होंने गलत फैसला दिया? आप कहें कि गलत फैसला दिया, काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि गलत फैसला दिया है, आप भी कहें कि गलत फैसला दिया, क्योंकि वो आपके काजी फाइज ईसा के उसका नाम के खिलाफ जा रहा है। भाई काजी फाइज ईसा की बीवी 2 दिन में केस खत्म हो सकता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दे कि ये मेरी वो बैंक स्टेटमेंट है, और ये मेरी मनी उसका वो है जो मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए, तो इस तरीके से मैंने ये वहाँ पर जाके ख़रीदे, अल्लाह खैर सल्ला, सब कुछ पता चल जाएगा। तो सर अगर इम्प्लीमेंट करना है तो पूरे का पूरा करो, क्योंकि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब मैं आता हूँ जो कि हमारे फैसल वाडा ने एक बात की है, जो मिनिस्टर हैं, कि हमारे जो हुकूमती जो इकदाम हैं उनकी मीडिया के ऊपर इस तरीके से नहीं हो रही। तो मैं आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इस वीडियो के ज़रिए मैं अपील करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ देखें, आप उस पर छोड़ दें ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये टोटली मैक्सिमम लोग जो है ना ये बिके हुए हैं। बिकने से मुराद ये कि अपनी तनख्वाहों को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनमें आपका कुछ भी नहीं होगा। एक रुपए का अनान महंगा होगा तो ये पूरे प्रोग्राम उस पर करेंगे, लेकिन एक जगह लोगों को रिलीफ मिलेगा वो नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वेजेस हैं कि उनको ये प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप इनको इश्तिहार नहीं दे रहे। आप इनको छोड़ दें। आप प्लीज़, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आपको मैं ये उसका नाम क्या, मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी ये सजेशन है कि जो हमारे सोशल मीडिया के जो यंगस्टर हैं, जिस तरह वो अब्दुल कादिर ने जाके वो गैस का और उसका ऑयल का जो सारा कुछ किया था, इस तरीके से आप सोशल मीडिया के जो एक्टिव हैं बच्चे हैं, इनको आप उसका नाम क्या, इनको इनिशिएटिव लेने दें, इनको आप उसका नाम क्या इनकरेज करें कि ये लोग सामने आए, ये लोग वहाँ पर ग्राउंड में जाएं, ग्राउंड में जाके वहाँ से डायरेक्ट उसका नाम क्या, वहाँ से रिपोर्टिंग करें। ये इनकी आप हौसला अफजाई कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। ये उसका नाम क्या, वहाँ से छोटे छोटे बेचारों, ये वहाँ से फैमिली से आए हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक तो ये है कि ये ईमानदारी, क्योंकि ये जंग है, और इस वजह से ये उस हद तक नहीं जा रहे जिस हद तक कि वो जो जिनकी तनख्वाहें पहुँच गई हैं उस हद तक ये पहुँचे हुए हैं। क्योंकि हमारी जितने भी सोशल मीडिया के हैं, जिस तरह सदीक जान हो गया, अब्दुल कादिर हो गए, और ये उसका नाम क्या, काजी, ये जो ईसा नकवी हो गए, और ये अपना इसका इनका जो है मुसद्दिक साहब हो गए, ये जो बच्चे हैं, आप इनको इनकरेज करें और इनको बैक करें। बैक करने से मुराद ये नहीं है कि आप इनको कोई रिश्वत दें या इनको ख़रीदें या क्या करें, इनको बैक करें, इनकी जो सही इनकी ज़रूरत हैं वो पूरी करें, इनको प्रोटेक्शन दें, सारा कुछ करें। और ये अब सोशल मीडिया को यूज़ करें, आप अपने वो जो प्रोजेक्ट आपके हुए हैं, जिस तरह दियार भाषा डैम का है, मेमन डैम का है, और दूसरे जो हैं वो हैं, और जो रावी के साथ जो न्यू सिटी बन रही है उसके बारे में है, और जो इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं उसके बारे में, अंडरग्राउंड जो वहाँ का लाहौर में जो अपना उसका सीवरेज का पानी जमा करने का वो, और जो भी आपके हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं साउथ पंजाब में, ये सारा इन लोगों को इनकरेज करें कि ये वहाँ सोशल मीडिया की टीम जाए और वहाँ जाके ये लोग वहाँ से डायरेक्ट रिपोर्टिंग करें। तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दें। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को आप सोने के भी बन जाएंगे तो वो नहीं करें। क्यों कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं और जो उनका प्रोग्राम में मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। अब मैं आपको नाम ले देता हूँ कि जो ARY का जो एक ग्रुप है वो आपके प्रोग्रामों की और आपको जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन आप जियो को भूल जाएं, आप समा को भूल जाएं, आप दुनिया न्यूज़ को भूल जाएं, आप एक्सप्रेस को भूल जाएं। क्यों कि अगर आज आप इनको फंड देना शुरू कर दें हमारे टैक्स के पैसों से,
तो ये आज आपकी तारीफ़ें शुरू कर देंगे। तो आप सोशल मीडिया को यूज़ करें और सोशल मीडिया के जो भी लोग एक्टिव हैं उनको आप इनकरेज करें और उनको मेन उसमें फील्ड में लेकर आएँ। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुल्क और कौम की खातिर और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, क्योंकि वो जो जितने भी मंसूबे बन रहे हैं वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बन रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाएं। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी जिनके पास भी मेरी ये वीडियो जाए कि अगर शहबाज गिल तक ये बात पहुंचती है और जो उनके दो दूसरे हैं तो उन तक ये मेरी बात पहुंचाए, मेरी वीडियो पहुंचा दें। क्योंकि मुझे याद है कि 2012 में जहांगीर तरीन साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी और राबिया ज़िया साहब हमारे साथ थी, हमारी 1-to-1 मुलाकात थी राबिया ज़िया के साथ और जहांगीर तरीन साहब के साथ। तो उस वक्त मैंने उनको 2 सजेशन दी थी। एक थी इकनॉमिक जोन की कि हर 5 मील के बाद आप एक वो इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएं, वहाँ पर जो 5 मील के इलाके इस तरफ और इस तरफ के लोगों को वहाँ रोज़गार दें और टैक्स फ्री करें 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उसका। और एजुकेशन के सिलसिले में मैंने उनको ये कहा था कि कुरान पाक को तफसीर तर्जुमे के साथ सिलेबस में शामिल करें और एक सिलेबस करें। और इससे होगा कि बच्चे मदरसे जाने से भी बचेंगे, उनका टाइम बचेगा, पेरेंट्स का टाइम बचेगा। और हर बच्चा जो कि जब मैट्रिक करके आगे निकलेगा तो वो कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर से पढ़ के उसको समझने वाला बनेगा और फिर मैक्सिमम बच्चे उस पर अमल करने वाले बनेंगे। तो ये चीज़ थी। तो ये मेरी जहांगीर तरीन से जो 20 मिनट्स की मुलाकात थी 2012 में, तो उनसे जो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे मैंने ये उनको अपनी सजेशन दी थी। तो पता नहीं कि अब जहांगीर तरीन साहब कहाँ हैं और क्या है, तो क्योंकि आपके पास तो काफ़ी लोग एडवाइज़र हैं, सारा कुछ है, तो मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया के जो बच्चे हैं इनको आप यूज़ करें, इनको इनकरेज करें और इनको सपोर्ट करें ताकि ये लोगों को बता सकें कि पाकिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। अदरवाइज़ यकीन करें मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाएंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो भी अच्छा काम करेगा वो गद्दार वतन होगा और जो मुल्क को लूटेगा वो हीरो होगा और इनके प्राइम टाइम में आएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।